आने वाला दिन पे जो भविष्य इनके लिए वेट कर रहा था, उस भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। बिल्कुल भास्कर जी, सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयान को वन ऑफ द रीजंस आप बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से ही कांग्रेस पार्षद ने ये लद्दाख की हिंसा भड़काई है। ये एक पोस्ट द्वारा शेयर किया गया था जिसमें स्टेंजिंग से पांग हैं जिनके हाथ में हथियार थे। इस फोटो को बाकायदा उन्होंने पोस्ट किया था और कांग्रेस पर भी आरोप पड़ा था। क्या आपको लगता है कांग्रेस का भी इसमें हाथ? एकदम, मैं कह रहा हूं ना, आज आप राहुल गांधी का कोई भी भाषण ले लीजिए, चाहे बिहार में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात, कहीं पे वो जेनजी का जिक्र कर रहे हैं। ये जेनजी एक टर्म ऐसा हो गया है जिस टर्म के साथ हिंसक राजनीति का प्रत्यक्ष संपर्क हो गया है। नेपाल का घटना के बाद जेनजी के साथ ये जो भड़काऊ भाषण और वायलेंट राजनीति का प्रत्यक्ष संपर्क हो गया है, और इसी को बार बार उन्होंने यूज करके जो युवा है, आम जनता है, उसको भड़काने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिश नाकाम रहेगा, और ये कोशिश इस देश का जनता, 140 करोड़ जनता, इसको कभी मान्यता देंगे नहीं। बिल्कुल भास्कर जी, ये जो तमाम मांगे यहाँ पर रखी जा रही हैं, चाहे वो जेंसी द्वारा हो या वहां के लोगों द्वारा हो, जिस तरीके से पूर्ण राज्य का दर्जा, लेकिन इन मांगों को इतना डेस्परेटली क्यों मांगा जा रहा है? ऐसा क्या लाभ उनको इससे होगा? वही तो मैं कह रहा हूं। आप देखिए, लास्ट जो हमारे बजट पास हुआ है, उस बजट में लेह लद्दाख के लिए एक एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट हमने तय किया है। लेह लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए हमने वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी पैसा हमने, जो कभी आज तक भारतवर्ष में हुआ नहीं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इतना पैसा लेह लद्दाख को दिया गया नहीं था। हमने उसको उनके जो डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा दिया, उसके बावजूद भी क्यों हो रहा है? आप ही सोचिए कि डेवलपमेंट आज लेह लद्दाख का सबसे बड़ा मुद्दा होके बन गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जाइए, आप एंड पॉइंट तक आप पहुंच पाओगे आराम से, 70-80 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी चलाकर पहुंचोगे आप। इसके बीच में ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, ये जो जिसका पास सत्ता के भूखा है, उन लोग अपना पैर पैर के नीचे जमीन खिसकते हुआ दिख रहा है कि अगर सरकार ने सब कुछ दे दिया तो हमारे राजनीति कहां जाएगा? हम जो आम आदमी को सामने रख के अपना राजनीति का रोटी सेक रहे हैं, वो कहां जाएगा? उसी फ्रस्ट्रेशन का एक नमूना है सोनम वांगचुक, जो एक नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। वो अनशन में बैठते हैं और कल वो अनशन तोड़ भी देते हैं। आप अगर अनशन में बैठते हैं तो जब तक उसको पूरा नहीं हो, आप तोड़ क्यों देते हैं? तोड़ना नहीं चाहिए था। तो इसी लग रहा है कि सोनम वांगचुक भी कांग्रेस के साथ मिलकर एक प्रत्यक्ष राजनीति, परोक्ष राजनीति में हिस्सादारी ले लिए हैं, जिसके नतीजे हैं कि कल जो बहुत कम 2000 लोग ये जो कांड किए हैं उन्होंने, उनके भड़काव से किए हैं, जैसे नेपाल में भड़काव से किए हैं उन्होंने। तो ये बात आखिरी, ये बात ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और 6 तारीख को अगर उनका सही मायने में वो लेह लद्दाख को डेवलप करना चाहते हैं तो 6 तारीख का मीटिंग में आए, या 25-26 को जो इंटरनल मीटिंग है उसमें भी आए, और उसमें पार्टिसिपेट करें, और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करके पूरा काम करें। बिल्कुल भास्कर जी, नेपाल में जिस तरीके से अभी जेंजी क्रांति देखने को मिली थी, बांग्लादेश में भी एक जेंजी क्रांति हुई थी, क्या उसकी झलक आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं? नहीं, मैं खुद पश्चिम बंगाल से ताल्लुकात रखता हूं, बांग्लादेश का पूरा अफेयर मैं जानता हूं। वहां पे जो घटना हुई, वो घटना के साथ जेनजी का कोई भी रिलेशन नहीं है। वो घटना एक पॉलिटिकल मूवमेंट और 2 पॉलिटिकल पार्टी के बीच में एक टकराव हुआ था, एक तनाव हुआ था, और इसी का एक परिणाम आपने बांग्लादेश में देखा। और बांग्लादेश में आप देखे हैं, जब मुजीबुर रहमान की डेथ हुई थी, तब भी बांग्लादेश में इसी तरह का एक हिंसात्मक और बहुत ब्लड बात हुआ था वहां पे। तो बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल नेचर है, वो ही हिंसक के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के साथ अलग होने के बाद ये उनका पॉलिटिकल एक प्रोसेस है, पॉलिटिकल एक ऑब्जेक्टिव है कि आप देखिए वहां पे इंडिपेंडेंस के टाइम में कितना बड़ा हिंदुओं को मारा गया है, हिंदुओं को नोआखाली आंदोलन हुआ था, और हर आंदोलन के साथ ब्लड बात है। नेपाल में आ जाइए, नेपाल में जो हुआ था वो एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था, और इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में जो आम जनता है वो अपना रिएक्शंस किए। नेपाल इसके पहले ऐसा आंदोलन कभी हुआ नहीं था। लेकिन इंडिया में इसका कोई भी आप इम्पैक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक
डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कमान बहुत 18-19 राज्य का कमान है और हर देश ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज पृथ्वी का सबसे स्टेबल इकोनॉमी अगर कहा जाता है तो वन ऑफ द स्टेबल इकोनॉमी आज भारतवर्ष की इकोनॉमी देखा जाता है। तो इसमें लेकिन कुछ तत्व है जो इसको इम्प्लीमेंट करके अपने राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश जो है वो कोशिश रह जाएगी। इसका कोई भी अल्टीमेट सक्सेस कभी नहीं होगा, एटलीस्ट हमारे देश भारतवर्ष में। बिल्कुल। भास्कर जी, एक आरोप है वहां के प्रतिनिधियों का जो लद्दाख के हैं कि जो केंद्र की सरकार है 6 अक्टूबर को जो डेट फाइनलाइज की गई थी डायलॉग को लेकर, वो उनका मानना है कि एक तरफा थी, उनके साथ डिस्कशन नहीं हुआ और ये वन ऑफ द ट्रिगर्स है इस पूरे मामले को लेकर। अगर ये एक तरफा थी तो ये जो निर्णय अभी तक लिया गया है, लद्दाख शेड्यूल्ड ट्राइब को 45 to 84% संरक्षण देना, 1/3 वुमेन रिजर्वेशन देना, भाटी और पुर्गी और ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना, तो ये सब कैसे हुआ? अगर एक तरफा हुआ तो ये सब कैसे हुआ? तो उनके जो स्टेटमेंट में विरोधाभास बहुत प्रकट हो रहा है कि अगर ये वन साइडेड होता तो इतना बार मीटिंग जब होता है उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? अगर मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक क्यों नहीं किया? ये सिर्फ सोनम वांगचुक जो है वो अपना राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक एम्बिशन के लिए ये पूरा एक माहौल कांग्रेस के साथ मिलकर ये तैयार कर रहे हैं और इस माहौल का फायदा उठाने का कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि वादा खिलाफी हुई है केंद्र के द्वारा। ये वादा खिलाफी, पहले बात तो 2023 के बाद केंद्र ने 2 इंडिपेंडेंट एपेक्स बॉडी बना दिए हैं। वो है अपना कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी। वहां पे चुनाव हो रहे हैं। चुनाव का प्रक्रिया से जीते हुए लोग संसद पार्लियामेंट में आके रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो वादा खिलाफी मतलब क्या? हमने अगर वादा खिलाफी करता तो ये सब घटना नहीं घटता। एक्चुअली क्या है, इनको कोई इश्यू ढूंढना है अपने राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक एग्जिस्टेंस के लिए, मैं लाभ तो छोड़ दीजिए, एग्जिस्टेंस के लिए उनको कुछ ना कुछ बोलना है और वो बोल रहे हैं, लेकिन उसके समर्थन में एक भी आज के दिन में वो कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे कि वादा खिलाफी हुआ तो कैसे हुआ। और हर चीज आप देखिए, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। जम्मू कश्मीर में भी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वहां पे इलेक्शन करवाना, इलेक्शन हमने करवाया और उसके बाद स्टेटहुड के जो वापस करना है उसका भी प्रोसेस चल रहा है। डे टू डे तो किसी को पता नहीं है, लेकिन प्रोसेस चल रहा है। लेह लद्दाख में भी यूटी का प्रोसेस चल रहा है और वहां पे हर चीज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। यही शायद ये विरोधी को पच नहीं रहा है कि सारे चीज बहुत अच्छी तरह हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक अनबिलीवेबल हाइट्स पे चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इन पॉइंट तक आप 1960, 1980, 1970 में लेह लद्दाख की हालत देखिए। आज आप लेह लद्दाख का लास्ट पॉइंट में आराम से जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हिच। तो ये उनको पच नहीं रहा है, ये डेवलपमेंट उनको पच नहीं रहा है। अरुणाचल में भी डेवलपमेंट उनको पच नहीं रहा है कि अरुणाचल या नॉर्थ ईस्ट सारा देश के साथ रेल और एयर दोनों में ही जुड़ चुका है। ये उनको पच नहीं रहा है क्योंकि कांग्रेस का ये एक नीति था कि बॉर्डर एरिया में आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो ही मत, ताकि बॉर्डर एरिया में क्या हो रहा है वो आम जनता, मीडिया इनको पता ही नहीं चले। आज मीडिया अंत तक जा रहे हैं, अरुणाचल तक, आज मीडिया लेह लद्दाख तक जा रहे हैं। ये शायद कांग्रेस का नीति नहीं था। कांग्रेस हर चीज के ऊपर पर्दा डालने का जो उनका एक पॉलिसी था, वो पॉलिसी आज बेनकाब हो चुका है। और आज बीजेपी, मोदी जी आकर के सारा देश, सारा विश्व को दिखा रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से लेकर आपको कन्याकुमारी तक कोई भी आम भारतीय नागरिक, मीडिया, कोई भी आसानी से पहुंच सकता है। जो ये शायद प्रदर्शन की आग थी वाकई बेहद ज्यादा धधक गई और अब ये देखना होगा कि जल्द से जल्द कैसे पता लगा जाता है कि एक्चुअल कल्प्रिट कौन था। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मुख्यमंत्री पुष्कर